नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले हेडलाइंस। एससी ने दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर रोक का दिया प्रस्ताव। छोटी डीजल गाड़ियों को मिली बड़ी राहत। तो कार्रवाई हो रही है, मुझे नहीं लगता वो उन ठेकों की जांच के लिए कार्रवाई हो रही है। दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई के छापों के बाद केजरीवाल और केंद्रीय सरकार में खिंची तलवार। केजरीवाल ने लगाया जेटली पर आरोप। जेटली ने कहा बकवास। 85 शहरों ने स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव सरकार को सौंपा। तमिलनाडु के 12 शहर नहीं दे पाए प्रस्ताव। हैदराबाद भी मौका चूका। बाजार में तेजी का दूसरा दिन। सेंसेक्स 170 पॉइंट चढ़कर बंद। निफ्टी 7700 के पार। बाजार को फेड के फैसले का इंतजार। अब 12 भाषाओं के जरिए कीजिए ऑनलाइन शॉपिंग। स्नैपडील ने लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म। हिंदी, तेलुगु, गुजराती समेत कई भाषाओं के मिलेंगे ऑप्शंस। 1 जनवरी से 50,000 रुपए से ज्यादा होटल बिल और विदेश यात्रा पर देना होगा पैन कार्ड। पर सस्ते मकान के खरीदारों को मिली राहत। और आईपीएल सीजन 9 के लिए पुणे और राजकोट की टीमों ने खरीदे नए खिलाड़ी। पुणे ने धोनी के लिए दिए 12.5 करोड़। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली में डीजल कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रस्ताव दिया है कि दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों को बैन कर देना चाहिए, खासतौर पर डीजल। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में सभी डीजल कारें बैन नहीं होंगी। इस खबर पर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता रोहन सिंह और मुंबई से हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। रोहन, पहले आपके पास सुप्रीम कोर्ट का जो प्रस्ताव है वो कह रहा है कि 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल कारों को बैन किया जाए। तो इसका क्या ये मतलब है कि छोटी डीजल गाड़ियों के लिए ये एक राहत है? बिल्कुल राहत है विपिन इस बारे में, क्योंकि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि 2000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियां नहीं खरीद पाएंगे लोग 31 मार्च तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पीरियड रखा है कि उसके बाद उसको जज करेंगे। वहीं उसका दूसरा मतलब यह भी है कि एनजीटी का जो आदेश था, एक ब्लैंकेट बैन की जो बात की जा रही थी कि किसी भी डीजल नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अब उस आदेश का मतलब नहीं रह जाएगा। एक बार कल सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को लेकर आती है, फॉर्मली इसको अनाउंस करती है, उसके बाद आप कोई भी अगर 2000 सीसी से छोटी गाड़ी अगर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा है इस मामले में बहुत साफ रहा है कि वो जो एसयूवी चलाते हैं लोग, जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, वो उन्हें अलाउ नहीं कर सकती कि वो प्रदूषण के साथ समझौता करें या फिर जो प्रदूषण से खासतौर पर जो गरीब अफेक्ट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा है कि अमीरों को वो अलाउ नहीं कर सकते कि जिनकी वजह से गरीब सफर करें। तो अगर आप छोटी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कल के बाद एक बार ऑफिशियल ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद छोटी डीजल गाड़ियों को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, तो यहां पर रोहन बता रहे कि छोटी गाड़ियों को खरीदने में दिल्ली में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बड़ी गाड़ी है, जो खासतौर पे एसयूवी लेवल की गाड़ियां हैं या लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां हैं, वहां पर जरूर अब दिक्कत होगी, क्योंकि उनमें से ज्यादातर में 2000 सीसी से ज्यादा का इंजन होता है। तो कौन सी ये गाड़ियां होने जा रही हैं, इस पर हमें बताएंगी कविता। सबसे पहले पॉपुलर गाड़ियों की बात कर ले तो वो कौन सी गाड़ियां हैं जो 2000 सीसी से ऊपर के ब्रैकेट में चली जाती है और अब दिल्ली में उन्हें चलाना असंभव होगा? विभिन्न जिन गाड़ियों पर गाज पड़ेगी उनमें टाटा, शेवरोले, टोयोटा और महिंद्रा की गाड़ियां हैं। सबसे पहले टाटा सूमो, टाटा सफारी, टाटा आरिया बंद हो जाएंगी। उसके बाद शेवरोले ट्रेल ब्लेजर, शेवरोले कैप्टिवा। टोयोटा की बात करें तो टोयोटा की सबसे फेमस कार टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा पर भी गाज पड़ती हुई दिखाई दे रही है और महिंद्रा की स्कॉर्पियो और महिंद्रा एक्सयूवी 500 पर भी गाज पड़ सकती है। तो ये वो गाड़ियां हैं। हम आपको फिर से बता दूं, मैं भी यहां पर कविता दोहरा देता हूं कि टाटा की कुछ गाड़ियां, महिंद्रा की जो बहुत पॉपुलर गाड़ियां हैं जिसमें स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी होगी, जिसमें यहां पर एक्सयूवी 500 भी आ जाएगी। टोयोटा की इनोवा जो बहुत पॉपुलर गाड़ी है, चाहे वो घर के लिए लोग इस्तेमाल करें, कमर्शियल के लिए इस्तेमाल करें। हुंडई की सैंटा फे जरूर थोड़ी ऊपर की क्लास की गाड़ी है, लेकिन ये सभी वो पॉपुलर कार्स हैं जिन्हें अब दिल्ली में नहीं चलाया जा सकेगा। लेकिन इसके अलावा एक और सेगमेंट है, खासतौर पर उसी सेगमेंट पर भी नजर रहती है, जो बहुत बड़े लग्जरी ब्रांड है कविता,
उनमें वो कौन सी गाड़ियां हैं जो अब दिल्ली की सड़कों पर अगर डीजल इंजन है तो नहीं दौड़ पाएंगी। विपिन, हम जानते हैं कि लग्जरी कार का जो मार्केट है वो लगातार हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिन लग्जरी गाड़ियों पर गाज पड़ेगी उनमें मर्सिडीज की ए क्लास, सी क्लास, ई क्लास और एस क्लास है। साथ ही अगर हम BMW सीरीज की बात करें तो यहां पर भी कुछ नाम है जो 5 सीरीज, 6 सीरीज, 7 सीरीज और खासतौर से M क्लास BMW है वो भी शायद आगे चलकर नहीं चल पाएगी दिल्ली में। और इसमें ऑडी भी पीछे नहीं है। ऑडी की Q7, A6, A7 और A8, तो यानी वो तमाम मशहूर लग्जरी कारें जिनके पीछे जो लोग खरीदना चाहते हैं और काफी फैंस भी हैं, इन तमाम ब्रांड्स की गाड़ियों पर हम देखेंगे कि गाज पड़ेगी। शुक्रिया कविता, आपका साथ में रोहन आपका भी। तो कल दिल्ली से एक बड़ी खबर का इंतजार होगा जब ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट लागू कर देगा। और जैसा रोहन बता रहे थे कि इसके बाद एनजीटी के उस फैसले का ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा, उस आदेश का जिसमें उसने कहा था कि सभी डीजल गाड़ियों को हटाया जाए। अब 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर ही रोक की बात होगी, इसलिए कई छोटी गाड़ियां जो डीजल पे चलती हैं उन्हें दिल्ली में बड़ी राहत। तो दिल्ली में कुछ गाड़ियों को डीजल बैन से राहत मिल सकती है, इसमें बड़ी गाड़ियों पर गाज गिरेगी। लेकिन अब हम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते एक ऐसी हकीकत को आपको बताने जा रहे हैं जिस पर ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रदूषण की वजह से अब लोग दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि दिल्ली के अमेरिकन एम्बेसी स्कूल के टीचर बढ़ते प्रदूषण की वजह से भारत छोड़ना चाहते हैं। दिल्ली का अमेरिकन एम्बेसी स्कूल शहर के सबसे हरे भरे चाणक्यपुरी इलाके में है, लेकिन यहाँ भी बढ़ते प्रदूषण का ये हाल है कि स्कूल में सालों से काम कर रहे स्टाफ दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये संख्या करीब 2 दर्जन हो सकती है, जिसमें टीचर भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर की उम्र 30 से 40 साल के बीच है और ये अपने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर दिल्ली छोड़ना चाहते हैं। जब हमने इस बारे में अमेरिकन एम्बेसी से पूछा तो उन्होंने माना कि उनकी कई फैकल्टी दिल्ली छोड़कर जा रही हैं और इसके पीछे प्रदूषण भी एक वजह है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण से खतरे की घंटी सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में ही नहीं बजी है, बल्कि दिल्ली के तमाम बड़े स्कूल प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं और इससे बचने के लिए कई तरह के कदम उठा रहे हैं। दिल्ली की हवा में PM 2.5 का एवरेज वीकली लेवल 230 के पार जा चुका है, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक बेहद खराब है। यही वजह है कि प्रदूषण से परेशान जर्मन दूतावास ने अपने स्टाफ की पोस्टिंग दिल्ली में 4 साल से घटाकर 3 साल कर दी है। हमें पता चला है कि जर्मन दूतावास के कर्मचारियों के करीब 1/3 बच्चों को सांस की तकलीफ भी हो रही है। इसी तरह नॉर्वे भी अपने राजनयिक के लिए दिल्ली को हार्डशिप पोस्टिंग की श्रेणी में डालने पर विचार कर रहा है, यानी दिल्ली में काम करना मुसीबत में काम करने के बराबर होगा। कई दूतावासों के स्कूलों में एयर प्यूरिफायर्ड टॉवर भी लगाए जा रहे हैं, तो कई स्कूलों में बच्चों को मैदान में खेलने कूदने पर पाबंदी लगा दी गई है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी वजह, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह आएगा, लेकिन जैसा ये कहानी बता रही है कि कई लोग अब दिल्ली से बाहर जाने का सोच रहे हैं। हालांकि दिल्ली में बहुत सारी बातें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ सियासी पारा चढ़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर इस बार प्रतिशोध की सियासत का आरोप लगा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केजरीवाल के आरोपों का समर्थन किया है और ये सारी बातें जुड़ी हैं आज सुबह दिल्ली सरकार के सचिवालय पर पड़े CBI के छापों से। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया CBI से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज आग उगल रहे हैं। दिल्ली सचिवालय में मंगलवार की सुबह CBI के छापे में अरविंद केजरीवाल को सियासत दिख रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार पर छापा तो सिर्फ बहाना है। अरविंद का गुस्सा सुबह से ही ट्वीट के जरिए दिखा। उन्होंने मोदी पर सीधे निशाना साधते हुए अपशब्द तक कह दिए। नतीजा ये हुआ कि संसद से सड़क तक सियासी घमासान शुरू हो गया और इसी के साथ वार पलटवार का दौर भी। हम तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उन्हें वो बताएं कि आपकी इस फाइल में भ्रष्टाचार है। हम खुद लेके जनता के सामने, देश के सामने, CBI के सामने खुद प्रधानमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। ऑफिसर हु हैज बीन सर्च्ड एंड द सर्च इज इन रिलेशन टू अ केस फॉर एन अलेज्ड ऑफेंस कमिटेड इन हिज कैपेसिटी बिफोर ही जॉइंड द ऑफिस ऑफ मिस्टर केजरीवाल। इस मौके ने विपक्ष को एकजुट होने का अवसर भी दे दिया। और जितनी भी अब तक की मर्यादाएं हैं केंद्र और राज्यों के बीच में,
वो भंग हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस छापे का मकसद क्या है? क्या वाकई पिंजरे का तोता पूरी तरह आजाद हो गया? क्या एक छापे ने अरविंद केजरीवाल को मुद्दे को भुनाने का मौका दे दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, CNBC आवाज। आग उगल रहे हैं आज केजरीवाल, लेकिन उनकी आग यहीं नहीं रुकी। छापों के खिलाफ केजरीवाल ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर ही हमला नहीं बोला, उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है DDCA के, और DDCA के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये। इनको कोई लेना देना नहीं है अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे। अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? हालांकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर यह आरोप लगाया है, अरुण जेटली भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने केजरीवाल के सभी आरोपों को बकवास करार दिया है। But the evening one seems to be absolute rubbish. And I don't think I need to respond to rubbish. But the evening one seems to be absolute rubbish. And I don't think I need to respond to rubbish. तो यहां पर दिल्ली का सियासी पारा काफी गर्म हो गया है और इसकी गर्मी आने वाले दिनों में कई दिन तक दिखाई देगी, भले ही दिल्ली में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। चलिए अब यहां रुख करेंगे बाजार की खबरों का। फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले बाजार में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में आज 170 पॉइंट की बढ़त रही, वहीं निफ्टी भी 7,700 के पार जाता गया। आज के कारोबार पर और ज्यादा बातचीत के लिए अब हमारे साथ है हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा, बाजार की तेजी की आज क्या खास वजह रही है? बाजार में हमने देखा काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा। एक समय ऐसा था बाजार बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन दोपहर बाद बाजार में मूड जो है पूरी तरह से तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए हमने देखा है सेंसेक्स में 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली और निफ्टी 7,700 के साइकोलॉजिकल लेवल पर टिकता हुआ दिखाई दिया। अब कुछ चीजें रही हैं बाजार में जिसके चलते हमने देखा यह एक्शन रहा है। सबसे पहले हमने देखा बाजार में जो मंदी के सौदे थे वो कुछ कटते हुए दिखाई दिए और निचले स्तरों पर खास तौर से हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी आई और शॉर्ट कवरिंग का भी काफी ज्यादा सहारा मिला। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबकी नजरें है कि यूएस फेड क्या करेगा, लेकिन उससे पहले हमने देखा यूरोप में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। लगभग 2% का इजाफा देखने को मिला था खुलते ही बाजार में और आज का पूरा एक्शन तेल कंपनियां, ऑटो कंपनी और FMCG शेयरों के ही नाम रहा है। खास तौर से हमने देखा यहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शुक्रिया हर्षदा। तो फेड का जिक्र कर रही थी हर्षदा और दुनिया भर के बाजारों की नजर आज से शुरू होने वाली अमेरिकन फेड की बैठक पर ही है। माना जा रहा है कि अमेरिका में दरें बढ़ना लगभग तय है। फेड का फैसला वैसे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ ऐसे चुनिंदा 5 शेयर जो फेड की टेंशन से हैं पूरी तरह दूर। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ रहे हैं बताने के लिए। डिम्पी, कौन से हैं वो 5 शेयर जो फेड के फैसले में कुछ भी निकले उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यहाँ पे देखिए तो जिस तरह की हमने शेयर्स ढूंढे हैं उस समय जो एक्सपर्ट्स का जो व्यू था वो बिल्कुल साफ है। उन्होंने ऐसे शेयर्स दिए जिसका फेड से कोई लेना देना नहीं होगा और डोमेस्टिक कंजम्पशन और वो अपनी थीम के हिसाब से चलेंगे। इसलिए ये सारे के सारे शेयर 6 से 9 महीने के टारगेट के हिसाब से हम आपके सामने रख रहे हैं। संदीप जैन की रिकमेंडेशन है और ये इप्का लैब खरीदने की राय दे रहे हैं। 900 रुपए तक का टारगेट है और ये 6 से 9 महीने का ट्रेड है। इप्का लैब एक तरह का फार्मा कंपनी है और फार्मा में फेड का जो भी डिसीजन आता है शायद ज्यादा असर नहीं आएगा, इसलिए इप्का लैब को उनकी लिस्ट में आया है। इसके अलावा मयूरेश जोशी की रिकमेंडेशन भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आप NBCC को खरीद सकते हैं। NBCC भारत की अपनी कंपनी है और ये सरकारी कंपनी है जो कि ज्यादातर इसके प्रोजेक्ट भारत में ही है। इसका असर फेड से कुछ खास पड़ने वाला नहीं है, इसलिए उनकी लिस्ट में आया है और 1100 रुपए तक का टारगेट है। 6 से 9 महीने के लिए आप चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा हिमांग जानी का मानना है कि गोदरेज कंज्यूमर्स को खरीदा जा सकता है। उनका मानना है कि यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम जो भारत की है वो ठीक है, आगे भी बढ़ रही है, इसका फायदा जरूर आगे आता हुआ मिलेगा इस कंपनी को और फेड से कुछ ज्यादा खास इसका कनेक्शन है नहीं, इसलिए आप चाहे तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1 साल का टारगेट है 1460 रुपए का। इसके अलावा विकास सेठी ने कहा है कि आप
चाय बनाने वाली कंपनीज में अगर निवेश करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उसमें मैक्लॉयड रसल उनको पसंद है, 250 रुपए तक का वो टारगेट दे रहे हैं। ये 6 महीने के लिए ट्रेड है और यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। फेड से कुछ खास कनेक्शन इसका है नहीं। इसके अलावा राजेश अग्रवाल ने कहा है कि महाराष्ट्र स्कूटर्स अगर आप यहाँ पे खरीदना चाहें तो ये एक बेहतर ट्रेड हो सकता है। 2000 ऊपर का टारगेट जो दे रहे हैं खरीदारी के तौर पर, अब इसमें चले तो अगले 1 साल के अंदर अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। धन्यवाद दिम्बी, ये सारे शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए यहां पर आवाज एट 9 में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बेहद अहम खबर। 50,000 रुपए से ज्यादा का बिल आया तो आपको दिखाना होगा पैन कार्ड। देश में स्मार्ट सिटी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। आज देश के 85 शहरों ने स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय में जमा करा दिया। हालांकि 98 शहरों से प्रस्ताव आने थे, लेकिन बाढ़ की वजह से तमिलनाडु अपने 12 शहर नहीं दे पाया। हैदराबाद का प्रस्ताव भी शहरी विकास मंत्रालय को आज नहीं पहुंचा है। इस खबर पर और जानकारी के साथ अब है दीपाली नंदा दिल्ली से। दीपाली, कौन से प्रमुख शहर है जिन्होंने अपने प्रस्ताव सरकार को जमा करा दिए हैं आज? आज डेडलाइन खत्म होने से पहले 98 शहरों में से 85 शहरों ने अपना स्मार्ट सिटी प्रपोजल शहरी विकास मंत्रालय में जमा करा दिया है और इनमें प्रमुख तौर पर नासिक, देहरादून, रांची, कोची और धर्मशाला जैसे शहर शामिल हैं, जबकि 12 शहर तमिलनाडु के हैं जहां पर बाढ़ की वजह से ये शहर स्मार्ट सिटी का प्रपोजल तैयार नहीं कर पाए और इन्होंने शहरी विकास मंत्रालय से एक्सटेंशन की मांग की है। जबकि तेलंगाना का एक शहर हैदराबाद चुना गया था, लेकिन अब तेलंगाना का ये कहना है कि हैदराबाद की जगह किसी दूसरे शहर को शामिल किया जाए। इन दोनों बातों पर ही अभी शहरी विकास मंत्रालय विचार कर रहा है। साथ ही अगर इन 85 शहरों की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा शहर उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि 12 शहर है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जहां से 10 शहरों ने अपना स्मार्ट सिटी प्रपोजल जमा करवाया है, और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश जहां से 7 शहर, और चौथे नंबर पर है गुजरात जहां से 6 शहरों ने आज शहरी विकास मंत्रालय में अपना प्रपोजल को जमा करा दिया है। इन 85 शहरों से अगले 5 सालों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा, ऐसा शहरी विकास मंत्रालय का मानना है। जी दीपाली, शुक्रिया। और इधर एक और बड़ी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। सरकार ने 1 जनवरी से पैन के नियम बदल दिए हैं। इसके तहत अगर आप 2 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदते हैं तो पैन देना जरूरी होगा। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। इसी तरह कई मामलों में नियम में ढील भी दी गई है। पूरी खबर के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, पहले ये बताएं कि नियम कहां कहां सख्त किए गए हैं? ये जानना बहुत जरूरी है कहां कहां नियम सख्त किए गए। आपने सही सवाल पूछा विपिन, कि सबसे पहली बात तो ये कि वित्त मंत्री ने बजट में कहा था कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन करेंगे तो उस पर हम पैन जरूरी करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पे ये कहा है कि 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन करते हैं तब आपको यहाँ पे पैन देना जरूरी किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी राहत भले ही दिख रही हो, लेकिन सरकार ने सख्ती ये कर दी है, अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, ज्वेलरी आप अगर 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा खरीदते हैं तो आपको पैन देना जरूरी होगा। पहले यह सीमा 5 लाख रुपए की गई थी, यानी अब आप थोड़ी सी भी ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको ज्यादा पैन देना पड़ेगा, ये जरूरी है। 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश कार्ड अगर आप देते हैं किसी को भी या फिर इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहां भी पैन देना जरूरी होगा। ये तमाम नियम जो है ये सरकार ने 1 जनवरी से लागू कर दिया है। नए साल में आपके लिए कह सकते हैं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो फटाफट लक्ष्मण ये भी बता दें कि ढील कहां मिली है? हाँ, ढील देना बहुत जरूरी है, चूंकि नए साल में आप पार्टी में आने जा रहे हैं। बिल इस बार ज्यादा आ जाए तो चिंता मत करिए, क्योंकि अब सरकार ने कहा है कि 25,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपए से ज्यादा का होटल बिल आता है तब आपको पैन देना होगा। पहले ये सीमा 25,000 रुपए थी। अगर आप विदेश जा रहे हैं, वहां पे एयर टिकट अगर आप ले रहे हैं तो 25,000 की बजाय अगर 50,000 का टिकट लेते हैं तब आपको पैन देना पड़ेगा। यहां भी ये भी कहा गया है कि अगर आप जमीन जायदाद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो पहले यह कहा गया था कि आप 5 लाख रुपए तक की जमीन जायदाद लेने पर आपको पैन देना पड़ेगा। अब कहा गया है कि 10 लाख रुपए की सीमा बढ़ा दी गई, तो एक राहत की बात है। चलिए, तो राहत भी आती हुई पैन कार्ड के लिहाज से। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस पूरे डिटेल के लिए। और यहां अब आपको बता दें कि आईपीएल सीजन 9 के लिए आज खिलाड़ियों की बोली लग गई है और पुणे की टीम ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीदा है। पुणे की टीम के बारे में आपको बता रहे हैं 12.5 करोड़ के महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा
पुणे की टीम में जो दूसरे बड़े प्लेयर हैं उसमें अजिंक्य रहाणे शामिल है। 9.5 करोड़ रुपए की बोली आई है अश्विन के लिए। 7.5 करोड़ रुपए रहाणे के नीचे रह गए। लेकिन अगर हम स्टीवन स्मिथ की बात करें, सिर्फ 5.5 करोड़ की बोली आई। कप्तान है ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के। डुप्लेसी बहुत अच्छे प्लेयर, लेकिन 4 करोड़ ही में जा पाए। इसके अलावा राजकोट की टीम में 12.5 यानी कि धोनी जितनी कीमत में बिके हैं सुरेश रैना। इसके अलावा रविंद्र जडेजा साहब 9.5 करोड़ रुपए इन्होंने लिया। अश्विन से ज्यादा कीमत लग गई। ब्रेंडन मैकलम को 7.5 करोड़ में खरीदा राजकोट की टीम ने और जेम्स फॉकनर 5.5 करोड़ में गए हैं। इसके अलावा ड्रेवन ब्रावो के लिए 4 करोड़ की बोली लगाई गई थी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कल भारत आ रहे हैं। वैसे तो यहां वो गूगल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। जाहिर है उनका इंडिया कनेक्शन इंडिया के लिए बड़ा काम का साबित होगा। उन्होंने जिस तरह से गूगल पर अपनी पारी खेली, अब इंडिया भी उनसे एक बड़ी उम्मीद लगा सकता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि सुंदर पिचाई के आने के बाद से गूगल में भी कई बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें से कौन से बदलाव रहे हैं हिट और किसे मिला है मिस, देखिए। देखिए, कल गूगल अपने एक बड़े इवेंट में भारत को लेकर कई बड़े ऐलान करने वाला है, पर आज मैं आपको बताता हूं कि गूगल ने इस साल क्या क्या कारनामे किए और उनमें से कितने हुए हिट और कितने हुए फ्लॉप। सबसे पहले बात करते हैं गूगल के इस साल के सबसे बड़े हिट्स की। सबसे पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स। आई मीन इट, मतलब एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का बोलबाला साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। जहां साल 2012 में स्मार्टफोन के बाजार पर एंड्रॉइड का लगभग 70% मार्केट के ऊपर कब्जा था, अब वही मार्केट शेयर इस साल 80% से ऊपर हो चुका है। तो इसको तो बोला जाएगा कि स्काई इज द लिमिट। अब गूगल का हिट नंबर 2 जो है नेक्सस स्मार्टफोन्स। जी हाँ, नेक्सस स्मार्टफोन्स। गूगल हमेशा से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी तो रही है। इवन एंड्रॉइड के 99% फोन्स में आत्मा तो गूगल की होती है, पर उस फोन में जो गूगल का ठप्पा होता है वो कहीं नजर नहीं आता। पर नेक्सस फोन्स में ठप्पा भी गूगल का लगा होता है और उसे बेचता भी गूगल अपने ही तरीके से है। एंड बिलीव मी, नेक्सस स्मार्टफोन्स की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल उसे कंपेयर कर सकते हो आप आईफोन्स की तरह। तो इस साल गूगल ने एक नहीं बल्कि दो नेक्सस स्मार्टफोन्स बाजार में उतारे और इन फोन्स को भी जनता का प्यार इस वक्त काफी भरपूर मिल रहा है। गूगल का अब बात करते हैं हिट नंबर 3, सेल्फ ड्राइविंग कार। जी हाँ, अब आप ये कहेंगे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो पिछले कुछ सालों से सब लोग सुन ही रहे हैं, इसमें नया क्या है। अजी नई खबर ये है कि इस साल गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स की पूरी फ्लीट कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू की सड़कों पर दौड़ रही है। हालांकि अभी ये टेस्टिंग स्टेज में है, पर लगता है कि बिना ड्राइवर वाली ये कारें जो हैं जल्दी इस्तेमाल में आने लगेगी। अब बात करते हैं मिसेस की। अब जब किंग खान रावण जैसी वियर्ड फिल्म बना सकते हैं, तो गूगल भी एक साल में 2-4 फ्लॉप चीजें तो कर ही सकता है। तो अब बात फ्लॉप शो की, और गूगल का सबसे बड़ा मतलब फ्लॉप शो नंबर 1 जो है, गूगल का मिस नंबर 1 वो है एंड्रॉइड 1। गूगल ने अपने इस इनिशिएटिव की शुरुआत तो बड़े ही नेक इरादे से की थी, बट अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉइड 1 सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हर हाथ में स्मार्टफोन देने के इरादे से बाजार में आए एंड्रॉइड 1 स्मार्टफोन्स कंज्यूमर्स के लिए पैसा वसूल साबित नहीं हो पाए। अब गूगल इसके नेक्स्ट वर्जन में क्या नया करता है ये तो देखने लायक चीज होगी, बट एंड्रॉइड 1 का पहला वर्जन तो फ्लॉप शो ही साबित रहा। iOS पर टिका कारोबार। जी हां, आप माने या ना माने, पर गूगल का लगभग 3/4 मोबाइल एड रेवेन्यू एप्पल के डिवाइसेस से आता है। और ऐसे में जब इस साल iOS 9 में एप्पल ने सफारी एड ब्लॉकर्स और आईफोन में स्पॉटलाइट सर्च जैसे फीचर्स लाके गूगल के धंधे पर भारी चोट कर दी है, अब ऐसे में गूगल को इससे किस तरीके से निपटने की कैसी स्कीम बनाता है, क्या नए फीचर्स लाता है, ये देखना होगा। तो सुंदर पिचाई साहब कल आ रहे हैं भारत, बड़ी उम्मीद है उनसे भी मुलाकातें होंगी बड़ी, देखते हैं क्या निकल कर आता। लेकिन फिलहाल आवाज एट 9 में आपसे लेंगे इजाजत। नमस्कार।